हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्लासिफिकेशन के बारे में हमको इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ना है। हाउ द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स कैन डिफर फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मेंबर्स की लायबिलिटी है क्लासिफिकेशन की बेसिस पे कैसे कैसे डिफरेंशिएट करती है, इसको भी हमको इसी क्वेश्चन के अंदर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तीन क्लासेस होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। सबसे पहला है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? द कंपनी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्पेशल रॉयल चार्टर और अंडर द स्पेशल ऑर्डर बाय द किंग और क्वीन इज कॉल्ड अ चार्टर्ड कंपनी। जो पुराने जमाने में किंग और क्वीन जो एस्टैब्लिश करते थे कंपनीज विद द रॉयल कैरेक्टर, रॉयल चार्टर्स, उनको हम क्या बोलते थे? चार्टर्ड कंपनीज बोलते थे। सच कंपनी कैन बी फॉर्म्ड इन एनी कंट्री फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ मोनार्की। मोनार्की का सिस्टम जहां फॉलो होता है, जहां पे किंग रूल करता है, वहां पे ये कंपनी एस्टैब्लिश हो सकती है। फॉर एग्जांपल द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टैब्लिश करी थी ब्रिटिश लोगों ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड आर द एग्जांपल्स ऑफ द चार्टर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द इंग्लैंड। चार्टर्ड कंपनीज हाउएवर डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी चार्टर्ड कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी की। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है? इज established under the special act of parliament or the state legislative। special act of parliament या state legislature से related होती है ये। the act lists or details with the regard to the power, privilege and the areas of activities of corporation। यहाँ पे अलग अलग एरियाज आते हैं हमारी एक्टिविटीज के, हमारे कॉर्पोरेशन का। इट एंजॉयज द ऑटोनॉमस पावर रिगार्डिंग एक्सपेंशन एंड द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ये ऑटोनॉमस पावर एंजॉय करता है एक्सपेंशन से और जो भी मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हमको लेने हैं। however the approval of the government may be required in case of the major policy changes। जैसे जैसे मेजर पॉलिसी चेंजेस आते हैं तो अप्रूवल गवर्नमेंट की होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। इट वर्क्स विद द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव एंड इट्स एक्टिविटीज आर मोस्टली कॉमर्शियल इन नेचर। ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं और ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये कॉमर्शियल होती है हमारे नेचर के अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होती है, ओन सच कॉर्पोरेशन, वो ही इन कॉर्पोरेशन को खरीदती है। एग्जांपल्स ऑफ सच कॉर्पोरेशंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी हो गया, इंडस्ट्रियल आईडीबीआई हो गया, हमारा यूटीआई हो गया। ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडेशन से बनी हुई रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इनकम कंपनीज एक्ट 1956 और अब 2013 भी आ चुका है, तो 2013 के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड और कोऑपरेटेड कंपनी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेशन हमारा इन्हीं का ही होता है। सील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। यही एग्जांपल्स हैं हमारे रजिस्टर्ड कंपनी के। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम कंपनी का? तो रजिस्टर्ड कंपनीज आर ऑफ थ्री टाइप। तीन तरीके से रजिस्टर्ड कंपनीज की हम बात करते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तीन तरीके से बाइफिकेशन है हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। सच कंपनीज आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। ये कंपनीज बेसिकली इंडिया के अंदर फाउंड होती है। दे आर रजिस्टर्ड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। ये शेयर कैपिटल के अंदर डिवाइड होती है नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जो लायबिलिटीज है शेयर होल्डर की वो बेसिकली लिमिटेड होती है, बिकॉज अनपेड जो भी वैल्यू है शेयर की उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है कि भाई मैंने कोई गारंटी दे दी कंपनी को कि भाई इतना पैसा मैं दे दूंगा लिक्विडेशन के टाइम पे, तो मैं लाइबल हूं उतना पैसा देने के लिए कंपनी को जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है। तो इसको देख लेते हैं। कंपनीज गारंटीड डिफाइंड इन सब सेक्शन 21 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड टू द सच एन अमाउंट एज द मेंबर्स मे बी रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट पे जब कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करता है इन द इवेंट ऑफ द वाइंड अप, जब भी कंपनी लिक्विडेट या वाइंडिंग अप हो जाता है। तो liability of the members is limited to the amount which each member undertakes to contribute। liability of members undertake करती है भाई कितना contribution एक member रख रहा है, उसी के basis पे उनकी liabilities को set करते हैं। to the asset of the company in the event of the wound up के टाइम पे जो भी asset है कंपनी की उसके basis पे, while he or she is the member of within a 1 year after she ceases to be the member for the payment of the debts and the liabilities as the members may be contracted before he or she ceases to be the member। मतलब इसका मतलब क्या है कि या तो वो अभी करंटली 1 साल से ज्यादा हो गया उनको मेंबरशिप के अंदर आते हुए, या फिर 1 साल से ज्यादा हो 1 साल से कम हो चुका है उनको मेंबरशिप से रिटायर होते हुए, तो ये दोनों जने ही असेट्स और लायबिलिटीज के लिए क्या है, डेब्ट्स के लिए लायबल माने जाएंगे।
towards the cost charges expenses in the winding up and for the adjustment of the contributors among themselves। अब जितना भी कॉस्ट लगता है, जितने भी खर्चे लगते हैं, जितने भी चार्जेस लगते हैं, वो सारे भी इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। द गारंटी कंपनी इज फॉर्म जनरली टू प्रमोट द एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आर्ट्स स्पोर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करने के लिए गारंटी कंपनी बनाई जाती है। ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स, स्टॉक एक्सचेंज, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा आर ऑफन एस्टैब्लिश्ड इन द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। जो भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उन्हीं के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। As per section 219, subsection 92 of Companies Act 2013, a company can be formed with or without the share capital। एक company with or without the share capital formation हो सकता है। In an unlimited liability companies the liability of the members are limited। जो liability है members की वो बहुत ही ज्यादा limited होती है and extended to their personal property, और extend रहती है अपनी personal property के basis पे। The members of such company are personally accountable to pay the debts of the company की debts को वो पे करते हैं in the proportion to their interest, अपने interest के according। An unlimited liability company may or may not have a share capital। एक unlimited जो liability company उनके पास हो भी सकता है share capital और नहीं भी हो सकता। But the creditors of such company cannot sue the members straight away। लेकिन जो creditors है company के, वो पहले से ही क्या कोई भी claim नहीं कर सकते company के ऊपर। The liability of the members is enforceable at the time of winding up of the company। जो liabilities है members की, वो बेसिकली एनफोर्सेबल तभी करी जाएगी जब कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा। ड्यू टू दीज रीजंस द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रेयरली एग्जिस्ट इन इंडिया। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती ही नहीं है, बहुत ही कम है या बिल्कुल नाम मात्र की है हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कंपनी का। सबसे पहले है होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर किसी दूसरी कंपनी, या तो आधी से ज्यादा शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल का होल्ड करती है किसी दूसरी कंपनी का, या फिर बोर्ड के अंदर भी पूरा कंट्रोल इन्हीं का रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर किसी दूसरी कंपनी का, उनको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। अ कंपनी कैन बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी इन द फॉलोइंग वेज। होल्डिंग कंपनी कैसे बनती किसी दूसरी कंपनी की? बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। जब 50% से ज्यादा इशूड शेयर कैपिटल हो कंपनी के। बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स होगा कंपनी के। बाय होल्डिंग द राइट टू अपॉइंटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। राइट टू अपॉइंटमेंट मिले मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। For example, the Coal India is the holding company। Coal India एक holding company है and its subsidiary is the Bharat Coking Coal Limited, Eastern Coalfield, Western Coalfield and the Northern Coalfields etc। ये सारी चीजें हमारी एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी की। A company which operates its business under the control of the another company। कंपनी जो ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को, कंट्रोल एक दूसरे का रहता है, is known as a subsidiary company। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। एग्जांपल दी टाटा कैपिटल, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द टाटा लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड। जैसे टाटा कैपिटल हो गया जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हमारी टाटा सन्स लिमिटेड की। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी, ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 कंपनीज एक्ट 2013 के। ऐसी कंपनी इन विच नॉट दैट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट है वो किसका है? गवर्नमेंट कंपनी का है। एंड ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड द गवर्नमेंट कंपनी और द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट्स ऑफ द पार्टली बाय द central or partly of one of the most state government। It includes a company which is subsidiary company of such government company। मतलब इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आ जाता है, सेंट्रल और स्टेट पार्टली भी रूल कर सकते हैं 51% शेयर होल्डिंग के ऊपर, और गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी भी इसके अंदर इंक्लूड होती ही है। द गवर्नमेंट कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स बी हैव टेबल्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के नेचर के अकॉर्डिंग हम डिपेंड करते हैं सारी चीजों को। एग्जांपल ऑफ द महानगर टेलीफोन हो गया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट ट्रेडिंग लिमिटेड कॉर्पोरेशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड हो गया। ये सारी क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है जिनके पास 51% शेयर होल्डिंग किसके पास है? या तो गवर्नमेंट के पास है या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। तो ऑल द अदर कंपनीज एक्सेप्ट द गवर्नमेंट कंपनीज, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज इनके अलावा सारी कंपनी नॉन गवर्नमेंट है। दे डू नॉट पॉसेस द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। मतलब उनके पास कोई भी राइट नहीं है, 51% शेयर की कोई होल्डिंग नहीं है, तो वो सारी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज नेशनैलिटी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी जो कि फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, द रजिस्टर्ड और द प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पे इंडियन कंपनी का कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन या फिर एसोसिएशन सब कुछ इंडिया के अंदर ही है। तो दे कैरी इट्स बिजनेस सम एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन शेयर्स आल्सो, लेकिन कोई ना कोई बिजनेस वो फॉरेन के अंदर भी कैरी कर सकते हैं। एग्जांपल्स आर द पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, हिमालय हेल्थ लिमिटेड, ये सारे इंडियन कंपनीज हैं। फॉरेन कंपनीज कौन सी होती है? कंपनी इज बेसिकली द कंपनी व्हिच इज नॉट डोमेस्टिक इन कंट्री, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। दैट इज जो कि कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, उसकी सारी ब्रांचेस इंडिया के बाहर है, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस वो इंडिया के अंदर भी कर रही हो। द फॉरेन कंपनी वर्कली एक्टिवली इन इंडिया आर इक्वली बाउंड बाय द प्रोविजंस एंड मैंडेट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो ब्रांचेस इंडिया के अंदर है या जो वर्किंग इंडिया के अंदर है फॉरेन कंपनीज की, उनके अंदर वो सारे एक्ट फॉलो होते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 के अंदर डिफाइन है। एग्जाम्पल्स आर द नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिलेट इंडिया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें है, सारी फॉरेन कंपनीज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की। These type of companies have the production and the marketing facilities in the different nations, जहाँ पे अलग-अलग nations के ऊपर participations हैं। Their ownership, control and the managements are spread in the more than one country, जब एक country से ज्यादा country के अंदर इनका participation बहुत ज्यादा तेजी से फैला हुआ है। A multinational company uses the following mediums for carrying out its business operations on the global level. Global level पे business operations को carry out करने के लिए multinational company एक होना जरूरी है, या तो कोई branches हो, फ्रेंचाइजी, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स, सब्सिडी कंपनीज, जैसे अलग-अलग चीजें हो। Coca-Cola, Domino's Pizza, Bata and the Nestle's are the few examples of the prominent multinational companies in India। यही सारे examples हैं हमारी multinational corporation के। Next हम बात करते हैं classification of the companies on the basis of the transferability of the share। जब shares की transferability हो, जब कैसे हमारे को transfer करना है। On the basis of the public interest or the transferability of the shares, companies are of 3 types। companies basically 3 तरीके से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं private company की। तो company is an incorporated body registered under the Companies Act। incorporated बॉडी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, विद 4 इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहां पे 4 इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्टिव इंस्ट्रक्शंस है हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। Therefore, a private company is the one, एक प्राइवेट कंपनी वो होती है जो रेस्ट्रिक्ट करती है राइट्स को अपने मेंबर्स के साथ टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, यहाँ पे लिमिट जो है मेंबर्स की वो 50 तक है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है कोई भी, यहाँ पे पब्लिक को कोई इन्विटेशन नहीं है। प्रोहिबिटेड द इन्विटेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द पर्संस ऑफ द अदर पर्सन, डायरेक्टर्स और रिलेटिव, जो भी डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मिनिमम यहाँ पे 2 पर्संस की जरूरत है प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है। इट हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, 5 लाख से ज्यादा उसके पास पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। इट इज द सब्सिडरी ऑफ द कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी होती है कंपनी की जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। देयरफॉर पब्लिक कंपनी डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती शेयर्स को ट्रांसफर करते वक्त। Does not limit the number of its members, लिमिट भी नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स की। कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक से कोई भी इन्विटेशंस ले सकते हैं। कैन इनवाइट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। अ मिनिमम ऑफ 7 पर्सन्स आर नीडेड टू फॉर्म द पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है। सम फीचर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर एज फॉलोज, कुछ फीचर्स हमारे यहाँ पे दे रखे हैं पब्लिक कंपनी के, जैसे अ पब्लिक कंपनी कैन गो टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स कैपिटल ईदर टू द सेल ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, जहाँ पे सेल ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स के हिसाब से हमारी कंपनी चल रही हो। शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसको फ्रीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। It needs the certificates of commencement of the business in addition to the certificate of incorporation from the registrar of the companies after fulfilling the requisite formalities, formalities को fulfill करने के बाद certificate of commencement की जरूरत होती है इनको बिजनेस को चलाने के लिए। It requires a minimum 7 person to form a public company, किसी भी पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी,
इफ अ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी सब्सिडी है हमारी पब्लिक कंपनी की, इट विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड पब्लिक कंपनी, तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, पब्लिक कंपनी बोल देंगे। ऑल द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक कंपनी आर एप्लीकेबल ऑन अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, सारे प्रोविजंस जो पब्लिक कंपनी के हैं वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे प्राइवेट कंपनी के अंदर भी, एक्सेप्ट द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंशन है। सबसे पहले वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दूसरे मेंबर्स यहाँ पे लिमिटेड है 200 तक, इनविटेशन नहीं ले सकते पब्लिक से, कोई भी सिक्योरिटीज पब्लिक को नहीं दे सकते कंपनी की। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द कंपनी ओनरशिप। एडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी, जहां पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जितने भी शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जितना ही पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर डूबता है तो उतना ही पैसा डूबेगा उनका। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वही डेथ इंसेंटिव या इंसॉल्वेंसी किसी मेंबर की हो जाए तो इससे कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैन में कम मैन में गो, बट द कंपनी विल रिमेन्स फॉरएवर, कंपनी हमेशा चलती ही रहेगी। नेक्स्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो भी कंपनी के अंदर बिजनेस है, द मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर एंड आर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो डायरेक्टर्स हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन ऑर्डर टू मैनेज द डे टू डे एक्टिविटीज, जो डे टू डे एक्टिविटीज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज, सैलरीड प्रोफेशनल मैनेजर्स आर अपॉइंटेड, सैलरीड प्रोफेशनल मैनेजर्स को हम अपॉइंट करते हैं। थस द कंपनी बिजनेस ऑफर्स अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसलिए कंपनी का जो बिजनेस होता है वो बेसिकली प्रोफेशनल मैनेजमेंट से ही ओन होता है। नेक्स्ट हम एक्सपेंशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, एज देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस इज इजी बाय इशूइंग द न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर, नए शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके हम इजीली काम कर सकते हैं। कंपनी नॉर्मली यूज देयर रिजर्व्स फॉर द एक्सपेंशन पर्पस, एक्सपेंशन पर्पस के लिए वो अपने रिजर्व्स को ही यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। If the shareholders of the company are displeased with the progress of the business, business के progress के हिसाब से अगर शेयर होल्डिंग चले, they can sell their shares at any time, किसी भी टाइम के अंदर वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। During all these changes of ownership, the business continues to operate, सारे चेंजेस के हिसाब से बिजनेस कंटिन्यू ऑपरेट करता ही जाएगा। Diffusion of risk, as the membership is very large, membership बहुत बड़ी होती है, the whole business risk is divided among the several members of the company, बहुत सारे members के according several members के according ownership हमारी define होती है। This is the advantage particularly for the small investor के लिए भी एक advantage यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की भी, जो भी होती है पब्लिक कंपनी में। सबसे पहले लैक ऑफ सीक्रेसी, लीगल प्रोविजन कंपनी के बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाने के होते हैं, रजिस्टर कंपनी के अंदर हर एक चीज सबमिट करनी होती है, तो सीक्रेसी जो भी बिजनेस की है वो बेसिकली हो ही नहीं सकती, सब कुछ ओपन करके ही रखना पड़ता है। इट इज फर्दर रिड्यूस्ड व्हेन द कंपनी प्रोवाइड्स इट्स एनुअल रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर, ये और भी कम तब हो जाती है जब शेयर होल्डर्स को भी अपनी एनुअल रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, उनको इन्वेस्टर उनका फाइनेंशियल डेटा को पब्लिसाइज करना पड़ता है। Next है restriction. Compared to the proprietorship and partnership, a company has to comply more legal requirements. ज़्यादा से ज़्यादा legal requirements को comply करना पड़ता है कंपनी को. It consumes considerable time and effort. यहाँ पे considerable time और effort बहुत ज़्यादा लग जाता है. Management mischief. Sometimes the managers and the directors misuse the companies के resources को कई बार वो misuse करते हैं personal benefits के लिए ही. This brings the losses to the company and company is closed. कभी कभार वो company का loss में भी चल जाती है और company close भी हो जाती है. Lack of personal interest. Unlike the proprietorship and the partnership, the day-to-day affairs of the company are looked after by the salaried managers. Salaried managers के according वो looked up करते हैं. Since they are employees, not the owners, वो employees हैं, owners नहीं हैं. They do not have hardly any personal interest in the commitment in the company. कंपनी के अंदर कोई भी कमिटमेंट उनका नहीं होता है. This may result in the inefficiency and in turn losses. ये inefficiency को लीड करता है और एक तरीके से नुकसान भी यहाँ पे हो जाता है. Corporation also have the disadvantages compared to the proprietorship and partnership when it comes to the taxation. जब taxation के point पे आता है तो partnership और proprietorship का भी बहुत बड़ा रोल है. Since the corporation and the stockholders are considered to be the two different legal entities, दो different legal entities को वो compete करते हैं, they face the problem of the double taxation. Double taxation की problems को भी वो face करते हैं, meaning that the owners are taxed twice. Owners को दो बार tax देना पड़ता है. If an owner of the corporation works for the corporation, he is paid a salary and the possible bonus.
bonuses like the other employees की तरह उसको bonuses भी provide करने पड़ते हैं. He paid the taxes on his income के ऊपर taxes लगाए जाते हैं and does the regular employee reporting and paying the tax on his personal tax return के according सारी चीजें तैयार करी जाती है. तो corporation also pays the taxes on whatever the profit कुछ भी हो corporation को tax देना पड़ता है are left in the business after paying out salaries के बाद. बोनसेस ओवरहेड एंड दी अदर एक्सपेंसेस, चाहे वो बोनस हो, चाहे ओवरहेड हो, चाहे कोई दूसरे एक्सपेंसेस हो. अनदर इशू दैट some might take the disadvantages to the corporation is that the stockholders are not actually the owners. Stockholders जो भी होते हैं वो एक्चुअल ओनर्स नहीं होते बिजनेस के, rather the management is that the own the corporation as they have all the decision making power. सारी decision making power उन्हीं के अंदर क्या करती है, रेस्ट करती है. तो ये हमने पूरी कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लिया, प्राइवेट कंपनियां, पब्लिक कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया डिटेल के अंदर. एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए हैं. उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.